गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम CS अमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग असेसमेंट एंड इट्स डिटेल डिस्कशन। कितनी टाइप की असेसमेंट्स होती हैं GST के अंदर और उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, इसका आज हम डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीड फॉर असेसमेंट एंड ऑडिट। तो why there is a need for assessment? GST is a trust-based taxation regime which is based on self-assessment of tax. GST जो है ट्रस्ट बेस्ड टैक्सेशन रिजाइम है। इसमें जितना आप कहेंगे कि मैंने इतने अमाउंट की सेल की है या मैंने इतने अमाउंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, तो वो सेल्फ असेसमेंट के केस में मान लिया जाता है, यानी कि उसकी किसी भी तरीके की चेकिंग नहीं होगी और आप अकॉर्डिंगली रिटर्न उसमें भर सकते हैं। असेसमेंट मींस डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? टैक्स लायबिलिटी की डिटर्मिनेशन। सेक्शन 211 ऑफ CGST एक्ट इस चीज को डिफाइन करता है। एंड ओनली आफ्टर एन असेसमेंट ए टैक्स पेयर कम्स टू नो अबाउट हिज एग्जैक्ट लायबिलिटी। असेसमेंट होने के बाद ही पता लगता है कि एक टैक्स पेयर को कितनी लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट करनी है। Further, trust-based taxation system always requires audit to check the compliances. Compliances of the law has to be checked through audit system. Sometimes certain person misuse the provisions of self-assessment and thereafter audit provisions comes into the place. What audit means? Audit means examination of the records, returns and other document maintained or furnished by the registered person अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब आप देखेंगे ऑडिट का क्या मतलब है? रिकॉर्ड्स, रिटर्न और अदर डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन ने मेंटेन किए हैं, और मेंटेन किस लॉ में किए हैं? किसी भी लॉ में मेंटेन किए हैं। यानी कि एग्जामिनेशन तो सारे डॉक्यूमेंट्स का हो सकता है, एग्जामिनेशन तो सारे डॉक्यूमेंट्स का हो सकता है, बट टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द टर्नओवर, टैक्सेस पेड, रिफंड क्लेम्ड, ITC अवेल्ड। लेकिन एग्जामिनेशन करने के बाद हम वेरीफाई क्या चीज कर रहे हैं? जो टर्नओवर डिक्लेयर की जा रही है, जो टैक्सेस पेड किए जा रहे हैं, जो रिफंड क्लेम्ड किए जा रहे हैं, या फिर ITC आपने अवेल्ड किया है। एंड टू असेस हिज कंप्लायंस अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। यानी कि हम एग्जामिनेशन तो सारे एक्ट में बनाए गए डॉक्यूमेंट्स का करेंगे, लेकिन हम वेरीफाई करेंगे उन्हीं सारे पर्टिकुलर्स का जो GST एक्ट से रेलिवेंट है, और असेसमेंट भी हम इसी एक्ट की कंप्लायंस को चेक करने के लिए करेंगे। तो सिंप्लीफाइड वे में असेसमेंट मींस डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड ऑडिट मींस एग्जामिनेशन अंडर of the document under any other law to verify the correctness and to assess his compliance. Types of assessment under GST. There are 6 types of assessment under GST. Section 59 self assessment, Section 59 self assessment, Section 60 provisional, Section 61 scrutiny, Section 62 non filers, Section 63 unregistered, सेक्शन 64 स्पेशल केस असेसमेंट। मैं इसको याद रखने का तरीका बता देता हूं। सबसे पहली असेसमेंट है जो आपने खुद करी। प्रोविजनल असेसमेंट होती है आप करने में अनेबल हैं, आपने प्रॉपर ऑफिसर से रिक्वेस्ट करी कि वो असेसमेंट करे। थर्ड असेसमेंट क्या होती है? प्रॉपर ऑफिसर ने अपने आप आपकी रिटर्न्स जो आपने फाइल्ड की है उससे असेसमेंट कर ली। फोर्थ असेसमेंट प्रॉपर ऑफिसर, आपने रिटर्न ही फाइल नहीं करी तो प्रॉपर ऑफिसर ने तब असेसमेंट कर दी उस चीज की। 63 में अनरजिस्टर्ड असेसमेंट, यानी कि आप रजिस्टर्ड पार्टी नहीं हैं तो आपकी असेसमेंट की गई है। सेक्शन 64 इज स्पेशल केस असेसमेंट। तो आप देखेंगे पहले जो 3 केसेस हैं, 4 केसेस हैं, वो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए यहां पर एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें वो खुद असेसमेंट कर रहा है या उन्हें रिक्वेस्ट असेसमेंट करवा रहा है, या फिर जो प्रॉपर ऑफिसर है। इन केस आपने रिटर्न फाइल की है तो स्क्रूटनी असेसमेंट, अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल की है तो नॉन फाइलर असेसमेंट। इन दोनों में से कोई भी असेसमेंट आपकी कर सकता है। तो ये पहले 4 केसेस में रजिस्टर्ड पर्सन के रिलेटेड है, और सेक्शन 63 इज रिगार्डिंग द अनरजिस्टर्ड पर्सन असेसमेंट।
तो आइए बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्या कहता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सेल्फ असेस द टैक्स पेबल अंडर दिस एक्ट एंड फर्निश ए रिटर्न फॉर ईच टैक्स पीरियड एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 39। सेक्शन 59 कहता है जीएसटी एक्ट का कि हर रजिस्टर्ड पर्सन अपनी टैक्स पेबल लायबिलिटी को खुद असेस करेगा और मंथली और क्वार्टरली जैसा भी सेक्शन 39 के अंदर रिटर्न आपको फर्निश कर रही है आप उसको फर्निश करेंगे। तो ये सेल्फ असेसमेंट का प्रोविजन है। नेक्स्ट प्रोविजन इज प्रोविजनल असेसमेंट अंडर सेक्शन 60 वेयर द टैक्सेबल पर्सन इज अनेबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स और डिटरमाइन द रेट। यदि कोई टैक्सेबल पर्सन जो है अनेबल है डिटरमाइन करने के लिए वैल्यू ऑफ गुड्स या फिर रेट, तो वो दो चीजों में से कोई भी चीज डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, ही मे इन राइटिंग, वो एक राइटिंग एक रिक्वेस्ट देगा किसको? प्रॉपर ऑफिसर को। कौन से फॉर्म में? जीएसटी ASMT 01 असेसमेंट 01 फॉर्म में वो रिक्वेस्ट करेगा प्रॉपर ऑफिसर को, गिविंग रीजन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस, कि वो क्यों अपना टैक्स प्रोविजनल बेसिस पे करना चाह रहा है। तो वो उसमें बताएगा कि वो वैल्यू ऑफ गुड्स डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है या फिर रेट डिटरमाइन नहीं कर पा रहा। Within 90 days of such request, proper officer shall pass an order allowing payment of tax at the rate or at value specified by him. GST ASMT 04। तो क्या होगा? 90 दिनों के अंदर प्रॉपर ऑफिसर एक ऑर्डर पास कर देगा, उसमें बताएगा कि किस वैल्यू और किस रेट पर प्रोविजनल टैक्स पेमेंट किया जा सकता है। ASMT 02 and 03 is for asking further document and its reply by the taxable person। सपोज कीजिए ASMT में रिक्वेस्ट गई तो ASMT 02 फॉर्म क्या है? प्रॉपर ऑफिसर भेज सकता है अगर उसे कोई और डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो तो, और ASMT 03 इज द रिप्लाई ऑफ द ASMT 02। तो यहां पर ये चार फॉर्म यूज किए जाते हैं। कंडीशन रिलेटेड टू प्रोविजनल पेमेंट। तो प्रोविजनल पेमेंट से रिलेटेड कंडीशन क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड इन फॉर्म जीएसटी ASMT 05 विद सच श्योरिटी और सिक्योरिटी एज द प्रॉपर ऑफिसर डीम्स फिट बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहां पर एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना आपको जरूरी होगा जिसकी वैल्यू कौन बताएगा? प्रॉपर ऑफिसर बताएगा। उसी के साथ साथ वो श्योरिटी भी मांग सकता है, सिक्योरिटी भी मांग सकता है। वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंड सिक्योरिटी मैक्सिमम 25% ऑफ वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। जो सिक्योरिटी होगी वो 25% वैल्यू ऑफ द बॉन्ड से ज्यादा नहीं हो सकती। शैल बी इंडिकेटेड इन द फॉर्म GSTR ASMT 04। वो GSTR AMT जो फॉर्म है उसमें यहां पर बताया जाएगा। बॉन्ड अंडर SGST एक्ट IGST एक्ट शैल बी डीम्ड एज बॉन्ड मेड अंडर CGST एक्ट। तो अगर आपने SGST एक्ट के अंदर कोई बॉन्ड फाइल कर दिया है प्रोविजनल पेमेंट के लिए तो वो माना जाएगा कि आपने CGST एक्ट के लिए भी वो बॉन्ड फाइल कर दिया है। फाइनल ऑर्डर। प्रॉपर ऑफिसर विद इन 6 मंथ ऑफ द GST ASMT 04 यानी कि प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर निकालने के 6 महीने के अंदर अंदर शैल पास द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। फाइनल असेसमेंट ऑर्डर वो पास करेगा। फॉर्म GST ASMT 06 कॉलिंग फॉर फर्दर डिटेल्स। फाइनल असेसमेंट करने के लिए अगर उसे कोई फर्दर डिटेल्स चाहिए तो वो फॉर्म 6 के थ्रू मंगा सकता है। और फॉर्म 7 में फाइनल ऑर्डर मेंशनिंग अमाउंट रिफंडेबल और पेबल दोनों ही केसेस हो सकते हैं। या तो अमाउंट रिफंडेबल निकल सकती है, प्रोविजनल अमाउंट आपने ज्यादा पे किया है और फाइनल लायबिलिटी आपकी कम आई है, या फिर फाइनल लायबिलिटी आपकी ज्यादा आई है, प्रोविजनल आपने कम की है। तो दोनों ही केसेस को कवर करते हुए जो भी केस है उसे ASMT 07 फॉर्म के तौर पे वो फाइनल ऑर्डर इशू करेगा। ये कितने टाइम में करना है? विद इन 6 मंथ में करना है। 6 मंथ में बी एक्सटेंडेड बाय फर्दर 6 मंथ बाय एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर एंड फॉर फर्दर 4 years बाय द कमिश्नर। तो आप देखेंगे फाइनल ऑर्डर पास करने के लिए टोटल 5 साल का टाइम यहां पर दिया गया है। जब आपका फाइनल ऑर्डर निकल चुका है देयर आफ्टर एक प्रोसेस रह जाता है रिलीज ऑफ सिक्योरिटीज का। तो अगर आपने यहाँ पर फाइनल ऑर्डर निकला और आपको अमाउंट पेबल करना था और आपने पेड कर दी है तो इन दैट केस आप GST ASMT 08 फाइल फॉर्म करेंगे और जो भी आपने सिक्योरिटी जमा कराई है उसकी रिलीज की रिक्वेस्ट यहाँ पर प्लेस करेंगे। और GST ASMT 09 फॉर्म क्या कहता है कि 7 दिनों के अंदर अंदर अगर पेमेंट हो गई है तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो सिक्योरिटी आपकी रिलीज कर देगा। सेक्शन 61 स्क्रूटनी असेसमेंट। तो अभी तक आपने देखा सेल्फ असेसमेंट जो कि असेसी ने खुद किया, और प्रोविजनल असेसमेंट जब असेसी से असेसमेंट नहीं हो पाई तो वो प्रॉपर ऑफिसर के पास रिक्वेस्ट लेके गया। थर्ड केस आता है स्क्रूटनी असेसमेंट का।
यहाँ पर क्या आता है, प्रॉपर ऑफिसर मे टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न। तो यहाँ पर आपने जो रिटर्न फाइल की है उसकी करेक्टनेस को वेरीफाई करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर मे, वो चाहे तो स्क्रूटनाइज कर सकता है एंड मे सीक एक्सप्लेनेशन इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज नोटिस इन फॉर्म जीएसटी ASMT 10 विद इन टाइम प्रिस्क्राइब। यानी कि प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, उसे कुछ रिटर्न्स में गलती लग रही है, डिस्क्रिपेंसीज मिल रही है, तो वो आपको एक ऑर्डर इशू करेगा जीएसटी ASMT 10। उसमें आपको 30 दिन तक का वो टाइम लिमिट दे सकता है और आपसे डिस्क्रिपेंसीज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकता है। In case no satisfactory explanation is furnished within the allowed time limit in GST ASMT 11, यानी कि आपको 10 जो GST ASMT 10 फॉर्म है उसका रिप्लाई किस फॉर्म में करना है, 11 फॉर्म में करना है, और आप विद इन टाइम लिमिट उसका रिप्लाई नहीं करते हैं, और वेयर ही एक्सेप्ट हिज डिस्क्रिपेंसीज, यहाँ पर क्या हुआ, टैक्सेबल पर्सन ने अपनी डिस्क्रिपेंसीज को एक्सेप्ट कर लिया बट फेल्स टू करेक्ट द सेम इन द रिटर्न फॉर द मंथ इन विच डिस्क्रिपेंसीज इज एक्सेप्टेड। लेकिन डिस्क्रिपेंसीज एक्सेप्ट करने के बाद भी उसने जिस महीने में उसने अपनी डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट की है उस महीने की रिटर्न में उसको करेक्ट नहीं किया, then the proper officer may proceed for audit, inspection, search, seizure and issuing demand order। तो जो प्रोविजंस हैं ऑडिट के, सीजर्स के, सर्च के, वो प्रोविजंस पर प्रॉपर ऑफिसर मूव कर जाएगा। And in case the explanation is satisfactory, no further action and same shall be indicated to taxpayer in GST ASMT 12। तो यहाँ पर सिंपल 3 फॉर्म का काम है। ASMT 10 में आपकी एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी, अगर एक्सप्लेनेशन का आप रिप्लाई कर देते हैं GST ASMT 11 फॉर्म में और वो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो आपकी प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएगी, और अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है तो आप पे ऑडिट के प्रोसीजर्स यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। तो ये स्क्रूटनी असेसमेंट है, ये सिलेक्टेड केसेस में की जाएगी एंड टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न। ऐसा नहीं है 100% केसेस में होगी, और प्रॉपर ऑफिसर में है, यहाँ पर शैल नहीं है। तो 3 तरह की असेसमेंट आप देख चुके हैं। फर्दर 4th असेसमेंट है, यहाँ पर आप देखेंगे जो 61 है, ये प्रॉपर ऑफिसर वेरीफाई कर रहा है करेक्टनेस ऑफ रिटर्न। व्हाट इफ अगर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं करी तो आपकी असेसमेंट कैसे होगी? अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आपकी असेसमेंट सेक्शन 62 के अंदर रहेगी, नॉन फाइलर्स असेसमेंट के अंदर। Overriding section 73 और section 74 for determination of the tax। section 73 and 74 is regarding the determination of tax, तो उनको override करता है ये section। and where registered person fails to furnish, तो यहाँ पर भी कौन है, registered person है, fails to furnish। आप देखेंगे 59, 60, 61, 62 चारों ही केसेस रजिस्टर्ड पर्सन को कवर्ड करते हैं। 59 में रजिस्टर्ड पर्सन खुद डिक्लेयर करेगा अपनी लायबिलिटी, 60 में रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वेस्ट करेगा प्रॉपर ऑफिसर को कि वो डिटरमाइन करे, 61 में रजिस्टर्ड पर्सन ने जो रिटर्न फाइल की होगी उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, और 62 में अगर रजिस्टर्ड पर्सन फेल हो गया फर्निश करने के लिए, क्या फर्निश नहीं किया उसने, रिटर्न अंडर सेक्शन 39, यानी कि जो भी मंथली और क्वार्टरली रिटर्न आपको फाइल करनी है आपने वो फर्निश नहीं की, या फिर रिटर्न अंडर सेक्शन 45 फाइनल रिटर्न, आपने फाइनल रिटर्न फर्निश नहीं की है, इवन आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 46, सेक्शन 46 के अंदर नोटिस मिल गया है आपको और उसमें 15 दिन का टाइम लिमिट दिया जाता है। अगर आपने 15 दिनों के टाइम लिमिट के अंदर भी रिटर्न फर्निश नहीं की है, आपको नोटिस मिल चुका है और आप रिटर्न फर्निश नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड फॉर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बेस्ड ऑन द अवेलेबल और गैदर्ड रिकॉर्ड and in GST ASMT 13 form issue an assessment order within 5 years within due date of annual return। यानी कि एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 5 साल के अंदर अंदर में असेसमेंट ऑर्डर इशू किया जा सकता है रिगार्डिंग द लायबिलिटी। Where registered person furnishes within 30 days a valid return after passing the best judgment assessment order। अब आपने क्या किया, आपने रिटर्न फाइल कर दी है, लेकिन कब की है, जब आपका असेसमेंट ऑर्डर निकल गया है और आपने उसके 30 दिनों के अंदर वैलिड रिटर्न फाइल कर दी है, देन सच असेसमेंट ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू बी विथड्रॉन। यानी कि यहाँ पे ये मान लिया जाएगा कि वो असेसमेंट ऑर्डर पास ही नहीं हुआ, वो विथड्रॉन कर लिया जाएगा। सेक्शन 63 असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो अभी तक जो आपने सेक्शन पढ़े वो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए थे, यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए असेसमेंट का प्रोविजंस है। सेम सेक्शन 62 की तरह ये भी सेक्शन 73 और 74 को ओवरराइड करता है। एंड व्हाट इट सेज,
वेयर टैक्सेबल पर्सन फेल्स टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन, यानी कि टैक्सेबल पर्सन कौन है, हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो यहां पर हम देखेंगे जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड पर्सन है फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, या फिर हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड अंडर सेक्शन 29 सबसेक्शन 2, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 29 के अंदर कैंसिल कर दिया गया है। सेक्शन 29 के अंदर रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल होता है, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के केसेस में, यानी कि अगर आपने अपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं करी है 3 सक्सेसिव क्वार्टर में, या फिर आपने नॉर्मल मंथली रिटर्न 6 मंथ तक कंसेक्यूटिव फाइल नहीं की है, नॉन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया 6 महीने तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, या कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन है, इन दैट केसेस आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो यदि कोई टैक्सेबल पर्सन है जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है या फिर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हो गया है इन कारणों की वजह से, बट हु वाज लायबल टू पे टैक्स, यानी कि आप लायबल टू पे टैक्स थे, तो आफ्टर इश्यूएंस ऑफ नोटिस इन फॉर्म जीएसटी ASMT 14 allowing the time limit for 15 days for furnishing reply, यानी कि आपको एक नोटिस इशू किया जाएगा आपकी असेसमेंट करने के लिए कि हमारे पास क्या ग्राउंड्स हैं, हम इन ग्राउंड्स पे आपकी असेसमेंट करने जा रहे हैं। वो 15 दिनों का टाइम लिमिट दिया जाएगा आपको। प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड फॉर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एंड इनफॉर्म जीएसटी ASMT 15 इशू एन असेसमेंट ऑर्डर विद इन 5 years विद इन ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न ओनली आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हुए 5 साल की टाइम लिमिट के अंदर अंदर वो एक असेसमेंट ऑर्डर यहाँ पर भी पास कर देगा। ये असेसमेंट किसकी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन के रिगार्डिंग ये असेसमेंट है। लास्ट सेक्शन असेसमेंट का जीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन 64 असेसमेंट इन स्पेशल केसेस। तो यहाँ पर क्या है कि जो नॉर्मल असेसमेंट होती है वो असेसमेंट नहीं है, यहाँ पर स्पेशल केस की असेसमेंट है। वो क्या है, प्रॉपर ऑफिसर ऑन हैविंग एविडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी, यानी कि प्रॉपर ऑफिसर के पास एविडेंस है सर्टेन पर्सन के रिगार्डिंग कि उसने कोई ट्रांजैक्शन ऐसी की है जिसके थ्रू उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। देन विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ ACJC एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर की परमिशन लेके प्रोसीड टू असेस द टैक्स लायबिलिटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। तो इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए वो असेसमेंट कर सकता है एंड इशू द असेसमेंट ऑर्डर इफ डिले में अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, यानी कि अगर रेवेन्यू का इंटरेस्ट अफेक्ट हो जाएगा यदि असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं किया गया तो वो उस केस में असेसमेंट ऑर्डर भी पास कर सकता है। तो यहाँ पर जीएसटी ASMT 16, तो यहाँ पर 2 कंडीशन मेन है। सबसे पहली कंडीशन है कि इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर असेसमेंट की जा रही है, और सेकंड असेसमेंट ऑर्डर तभी इशू किया जाएगा अगर असेसमेंट ऑर्डर का डिले इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू को अफेक्ट करता है। तो प्रोवाइडेड वेयर टैक्सेबल पर्सन इज नॉट असर्टेनेबल, यहाँ पर टैक्सेबल पर्सन जिसके रिगार्डिंग हम टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन कर रहे हैं वो असर्टेनेबल नहीं है। एंड लायबिलिटी पर्टेन्स टू सप्लाई ऑफ गुड्स, जो लायबिलिटी है जिसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन होनी है वो सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। देन द पर्सन इन चार्ज ऑफ सच गुड्स शैल बी डीम्ड टू बी द टैक्सेबल पर्सन लायबल टू पे टैक्स। तो जो भी जिस भी पर्सन के पास वो गुड्स पाए जाएंगे उसी को हम टैक्सेबल पर्सन मान लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। Additional commissioner or joint commissioner on his own motion or an application to be filed in GST ASMT 17 form made by taxable person within 30 days from the date of receipt of such order, यानी कि उस पर्सन को ऑर्डर मिला है आपकी अपनी असेसमेंट का, उसने 30 दिनों के अंदर उसके पास टाइम लिमिट है कि वो ACJC को रिक्वेस्ट कर सकता है, और ACJC अपने आप भी इफ कंसिडर एरेनियस, अगर उन्हें लगता है कि ये ऑर्डर एरेनियस है, ही में विड्रॉ सच ऑर्डर। GST ASMT 18 फॉर्म के थ्रू वो अपने ऑर्डर को विड्रॉ कर सकते हैं एंड प्रोसीड टू फॉलो द प्रोसीजर अंडर सेक्शन 73 और 74। तो यहाँ पर जो प्रॉपर ऑफिसर को पावर दी गई है ये नॉर्मल पावर नहीं है, यहाँ पर असेसमेंट करने की पावर दी गई है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। ये पावर स्पेशल केसेस में ही एक्सरसाइज करनी है जब वहां पर फुल एविडेंस है टैक्स लायबिलिटी के, और आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू अफेक्ट हो जाएगा अगर असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं किया, तो इन दैट केस सेक्शन 64 एप्लीकेबल होगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी
डिटेल समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।